है आपका। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जरा सी सावधानी हटी और आप इसके शिकार हो सकते हैं। टोंक में एक शिक्षक फेसबुक फ्रेंडशिप का शिकार हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया का सावधानी से उपयोग करें, नहीं तो इस प्रकार मेरी वाली घटना किसी गरीब के साथ हो जाए तो बहुत बुरा होगा। ये एक शिक्षक की अपील है जो सोशल मीडिया का नया शिकार बना है। हनी ट्रैप के जाल में ऐसा फंसा कि 23 लाख का चूना लग गया। पूरी वारदात के बारे में तफ्तीश से बताएंगे। इससे पहले एक और अपील सुनिए। इस तरह के जो प्रकरण है उसमें हम ये लोगों से यही अपील करते हैं कि इस तरह के प्रकरणों को दबाए नहीं, कोई डराए नहीं, घबराए नहीं। अगर किसी को कोई ब्लैकमेल करता है और इस तरह के इंसिडेंट्स आते हैं तो डेफिनेटली उसको पुलिस को अप्रोच करना चाहिए। सुना आपने, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, सीधे पुलिस के पास जाना है। जी हाँ, सोशल मीडिया जी का जंजाल बनता जा रहा है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। टोंक में सोशल मीडिया के जरिए ठगी की वारदात का खुलासा हुआ है। पुलिस के गिरफ्त में हनीकांड का मास्टरमाइंड आया है। टोंक के सोप इलाके में एक शिक्षक से ठगी की वारदात हुई। एक युवती ने शिक्षक को फेसबुक के जरिए प्रेम जाल में फंसाया। शिक्षक को मिलने के लिए बुलाया और बंदूक की नोक पर अश्लील वीडियो बनवाया। इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी दी और शिक्षक से 23 लाख रुपए ऐंठ लिए। पिस्तौल की नोक पे मेरे को डराया, धमकाया, कपड़े उतराए और उस लड़की के साथ अश्लील हरकतें करने को की और वो वीडियो बनाता रहा और बाद में कहा कि ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा, 25 लाख रुपए लेके आओ वरना तो मैं जान से मार दूंगा। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस एक्शन में आई और मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी युवती और एक शख्स की तलाश जारी है। ये की मुलजिम का पता चला है और अब इससे पूछताछ की जाएगी। इसको गिरफ्तार किया गया, इससे पूछताछ कर अन्य मुलजिमान का भी पता लगाया जाकर उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा और अनुसंधान जारी है। बहरहाल सोशल मीडिया ठगी का नया ठिकाना बनता जा रहा है। आए दिन लोग इसके शिकार हो रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि सावधानी के साथ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। दौलत पारिक, न्यूज़ 18, टोंक। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने मंगलवार देर रात आरएएस मुख्य परीक्षा 2018 का अंतिम नतीजा जारी कर दिया। आयोग में चले लंबे दौर के साक्षात्कार खत्म होने के बाद आयोग ने नतीजा जारी किया। 1051 पदों के लिए 2023 अभ्यर्थियों का परिणाम मेरिट के साथ जारी किया गया। करीब 3 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार यह भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई। आयोग की ओर से जारी नतीजों के 4 अभ्यर्थियों के नतीजे कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन रखे गए हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की है। आयोग की ओर से टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया के अभ्यर्थियों के नतीजे जारी किए गए हैं। इसके साथ ही आयोग ने पहले 10 स्थान पर रहने वाले टॉपर्स की सूची भी जारी की, जिसमें पहले स्थान पर झुंझुनू की मुक्ता राव रही, तो दूसरे स्थान पर टोंक के मनमोहन शर्मा और तीसरे स्थान पर जयपुर की शिवाक्षी खांडर रही। तो आरएस के टॉप 10 टॉपर, इनमें से पहले नंबर पर झुंझुनू की मुक्ता राव ने बाजी मारी है। मुक्ता राव के साथ मुक्ता राव के घर पर इस वक्त मेरे सहयोगी महेश दाधीच मौजूद हैं। महेश, क्या तस्वीरें, जश्न का माहौल होगा, बधाइयों का दौर चल रहा होगा? सुमित, देखिए, ये राजस्थान की प्रशासनिक सेवा है और इसमें अव्वल स्थान लाना वाकई में बड़ी बात होती है और ये कर दिखाया है झुंझुनू के चिड़ावा की बेटी और सीकर की दुल्हन
जो मुक्ता राव है उन्होंने पहला पायदान हासिल किया है, सेकंड अटेम्प्ट में। खास बात है पूरा परिवार इस समय हमारे साथ में है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो जश्न का माहौल है, एक दूसरे को मिठाई खिला करके और इन खुशी के लम्हों को यहाँ पर किस तरह से सेलिब्रेट यहाँ पर किया जा रहा है। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं पहले पायदान पर आने की जो खुशी होती है वो आप चेहरों पर पढ़ सकते हैं, चेहरों पर देख सकते हैं। और इसके लिए कड़ी मेहनत लगती है, कड़ा संघर्ष लगता है, तब जाकर के पहला पायदान हासिल होता है। अब मुक्ता राव जी से मैं बात करने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। मैडम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि किस तरह की इसके पीछे आपकी मेहनत रही है, किस तरह का संघर्ष रहा है और किस तरह से आपने इसको मुमकिन कर दिखाया। सर, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस। दूसरा, ऑफ कोर्स मेहनत तो करनी ही पड़ती है और राजस्थान की सबसे बड़ी सर्विस है, सबसे रिस्पेक्टेड सर्विस है और कैंडिडेट्स भी बहुत सारे होते हैं। पर जिस एक चीज़ के लिए मुझे लगता है कि मैं सबको कहना चाहूँगी कि किसका कंट्रीब्यूशन है, तो इट इज़ दी परसिवरेंस और कंसिस्टेंसी। आप लगातार मेहनत करते रहिए हर दिन। यदि आपने सोते वक्त ये देखा है कि मैंने कितनी मेरा टारगेट सेट किया था, उसको मैं कितना % अचीव कर पाई हूँ, तो मुझे लगता है कि लगातार प्रयास करने से सफलता अवश्य मिलती है। मैम, लेकिन तैयारी की बात करते हैं, किस तरह से कब आपने ये तैयारी शुरू की थी और कितना वक्त लगा है इस प्रिपरेशन को पूरा करने में? सर, 2015 तक मैं प्राइवेट में जॉब कर रही थी और जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा बेटा उस टाइम 5 साल का था, इसकी स्कूल स्टार्ट हुई ही थी, तो मुझे थोड़ा टाइम भी मिलने लग गया था और मुझे मेरे बेटे को टाइम देना था उसकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो मेरे पास ड्यूअल एज्ड वेपन था कि मैं उसको भी पढ़ा लूँ और सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए इस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी आ जाऊँ, तो मैंने उस टाइम को यूटिलाइज़ किया। सर मुक्ता जी, अगर ये बात करें कि जो प्रिपरेशन करने वाले लोग होते हैं वो आमतौर पर निराश होकर के मैदान छोड़ जाते हैं, थोड़ी सी असफलता होती है, घबरा जाते हैं, उन लोग के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको किस तरह से अपनी प्रिपरेशन के जो मूल मंत्राज हैं वो बताना चाहेंगे? सर, मुझे लगता है कि एक ही मूल मंत्र है, यदि आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि आपको ये करना है तो फिर आपको सारे गोल्स को सेकेंडरी कर देना चाहिए। जैसे कि फॉर एन इंस्टेंस मैं सबको बताना चाहूँगी कि अपना समय बचाने के लिए मैंने खुद ऑडियो रिकॉर्ड किए खुद के कंटेंट के, और उसके बाद में मैंने उनको खुद को सुना, क्योंकि जैसे खाना बना रहे हैं, हमारा टाइम किचन में हर औरत का 3 घंटे चला जाता है। उस टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए मैंने उस टाइम पे हिंदी की चीज़ें लर्न की और छोटे छोटे गोल्स में अपने बड़े टारगेट को सेट किया, तो उससे हो गया सर। अच्छा मैम, दूसरा, किन किन सब्जेक्ट को आपने ख़ास तौर पर स्टडी किया और क्या उन सब्जेक्ट के हिसाब से ही आपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाया या फिर ओवरऑल सभी सब्जेक्ट्स को लेकर के आपकी तैयारी रही? सर, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैंने BSc किया और उसके बाद मैंने MCA किया है, तो साइंस के सब्जेक्ट में मेरी ठीक कमांड थी। मेरे लिए 1996 के बाद में ह्यूमैनिटीज़ पढ़ना एक बड़ा टारगेट था, तो मुझे वो मेरा लगा कि फोकस एरिया होना चाहिए, उसमें मैंने बहुत मेहनत की। वहीं बात करते हैं कि जिस तरह से आपने कहा कि फैमिली के साथ में और कई ऐसी लेडीज़ हैं जो घर पे रह करके अपने तैयारी करना चाहती हैं, कुछ और काम करना चाहती हैं, लेकिन उनके साथ में फैमिली की जो अपनी रोज़ की रूटीन रहती है वो उनके साथ में मुमकिन नहीं हो पाता है। किस तरह से ये मैनेज किया आपने, घर को साथ में मैनेज करना और बच्चों के साथ में, और पूरा एक प्रिपरेशन, पूरा एक टाइम, पूरी एकाग्रता के साथ में पढ़ाई को देना? सर, एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है, वो कहते हैं द वर्क एक्सपेंड्स अकॉर्डिंग टू द टाइम अवेलेबल फॉर इट। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, यदि आपको सुबह निकलना होता है कहीं ट्रैवल करने के लिए, आप 4 बजे उठेंगे, 6 बजे तक तैयार होंगे और निकल जाएंगे। उसी के लिए यदि आपको शाम को 6 बजे निकलना होगा तो आप सुबह से पैकिंग करना शुरू करेंगे और शाम को 6 बजे तक तैयार होंगे। यानी वो जो पैकिंग का काम और तैयार होने का काम जो आपने किसी दिन सुबह 2 घंटे में कर दिया, वो अगले दिन किसी और दिन आप पूरे 10 घंटे तक कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अवेलेबल टाइम के अकॉर्डिंग काम फैल जाता है। तो आप अपने टाइम को इस हिसाब से मैनेज कीजिए कि काम को कम से कम फैलाएं और प्रायोरिटीज़ को सेट करें। घर के काम सभी करते हैं और सभी को करने ही। RS अधिकारी बनने के बाद में प्राथमिकताओं में क्या चीज़ रहेगी? सबसे पहले देश सेवा, समाज सेवा की बात की जाती है, लेकिन किस तरह से आप जो है अपनी प्रायोरिटीज़ तय करती हैं? सर, इंटरव्यू की तैयारी के दौरान मैंने पढ़ा था NCRB के डेटा, और वो डेटा बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले थे, और इनफैक्ट हम अखबारों में रोज़ पढ़ते भी हैं। वुमेन सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है।
चाहिए था, हम बोलते नहीं। हाँ श्योर सर, वुमेन सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, मुझे लगता है मुझे उस पर काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लॉज बने हुए हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। फॉर इंस्टेंस डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड लॉ, चाइल्ड से रिलेटेड लॉज, इनफैक्ट चाइल्ड लेबर से रिलेटेड। और हमारे यहाँ हम देखते हैं समाज में कुप्रथा है कि छोटे छोटे बच्चियों की शादियाँ कर दी जाती हैं, तो बाल विवाह से संबंधित जो प्रावधान है वो भी लोगों को पता नहीं है। तो मेरी प्राथमिकताओं में रहेगा कि मैं अवेयरनेस भी फैलाऊँ। मैम, एक लंबा वक्त था 2018, 3 साल लगे इस परीक्षा को। कहीं न कहीं मन विचलित हुआ होगा कि ये क्या हो रहा है। कई बार भर्ती कोर्ट में चली गई, भ्रष्टाचार के मामले भी आ गए। किस तरह से देखते हैं कि एक मन को किस तरह से स्थिर किया? सर ऐसे मामले में मैं कहूँगी मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पास फैमिली का सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे फैमिली ने टाइम टू टाइम मोटिवेट भी किया और ये कहा कि इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ चांस, कोर्ट में भर्ती गई है निकल जाएगी। और अभी जो रिसेंट ACB वाला जो मामला हुआ है उसमें तो मैं एकदम क्लियर कहना चाहूँगी सारे कैंडिडेट्स को, प्लीज़ रेस्ट अश्योर्ड, ऐसा कुछ नहीं है। किसी कैंडिडेट को पता नहीं होता वो कौन से बोर्ड में जा रहा है। इनफैक्ट एक बार इंटरव्यू प्रिपरेशन गाइडेंस में मैंने LK पवार सर की वर्कशॉप ली थी, उन्होंने भी इस प्रोसेस को समझाया था कि एवरीबडी शुड रेस्ट अश्योर्ड कि किसी को नहीं पता होगा कि कौन किस बोर्ड में जाएगा, क्या पूछा जाएगा, बोर्ड में और मेंबर्स कौन कौन होंगे। और उन्होंने ये भी बताया था कि मार्क्स जो मिलते हैं वो ओवरऑल पूरे बोर्ड के जितने मेंबर्स होते हैं उनकी सहमति से मिलते हैं। मुक्ता जी के जो पति हैं यहाँ पर, वो भी हमारे साथ में बातचीत के लिए मौजूद हैं। ढाका साहब, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा मैडम की सफलता को लेकर के पूरे परिवार में किस तरह का जश्न का माहौल है, साथ ही में इस सफलता को पूरे परिवार, समाज में, रिश्तेदारी में किस तरह से सेलिब्रेट किया जाए? देखो सर, ये दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज का दिन बहुत काफ़ी सालों से हम वेट कर रहे थे इसका। ये बाई बोर्न ही टैलेंटेड है, राइट। सो ये 2016 जब 2015 में जॉब स्किप किया था इसने, ठीक है, तब ये मेरा बेटा छोटा था। मैंने कहा इसको थोड़ी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है। और मेरे पापा जो रिटायर्ड हेडमास्टर हैं वो इसको मोटिवेट करते रहते थे मुक्ता को कि ये मुक्ता बनेगी, आप इसके कंटिन्यू स्टार्ट करो, कंटिन्यू रखो, प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो इसकी, ठीक है। तो आज ये वो दिन आ गया है और हमारे सारे परिवार, सारी फैमिली सब खुश हैं इसके लिए, क्योंकि ये बहुत ही टैलेंटेड है इसके लिए। और ये जो IT इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब कर रही थी, पहले इन्फोसिस में थी, ठीक है। सो एक बहुत अच्छा पैकेज था वहाँ पे। वो 1 मिनट में छोड़ के आ गई कि ठीक है मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, पहले मेरे बच्चे की और मेरे घर वालों की भी साथ साथ में वो देख रेख करनी है। मेरे पापा 80 ईयर्स के ओल्ड हैं, वो उनकी देख रेख करती है। मेरी मदर हैं, ये बेटा है इसका मतलब इसकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रॉन्ग कर दी है, ये 5th क्लास में है अभी, ठीक है। तो ये इसी की देन है सारा। मैं तो चला जाता हूँ ऑफिस। साहब, एक सफल पुरुष के पीछे एक सफल महिला का हाथ कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जस्ट उल्टा है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसका मतलब आपके कंधों पे भी रही है? नहीं सर, ऑब्वियसली रही है, बट ये वॉइस वर्सा भी है। मैं जिस फेज पे हूँ, आज जिस स्टेज पे हूँ, मैंने PhD में प्रोफेसर हूँ मणिपाल यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। मेरा फुल सपोर्ट किया इसने, ठीक है। मैं मेरे अचीवमेंट किया, इसके बाद में मैंने कहा अब टाइम है, आप अपना, डजंट मैटर कि आपकी एज क्या है, आप कर सकते हो, आप किसी भी उसमें किसी भी एज पे अपना कर सकते हो। लर्निंग का कोई एज नहीं होता है, ठीक है। सो ये इसने करके दिखाया है। उनके बच्चे से भी यहाँ पर बात करेंगे। ओजस, किस तरह से इस मम्मा की जो सफलता है उस पर आप खुश हैं और क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और मम्मा मुझे हमेशा इंसिस्ट करती है कि बड़े होके IAS ही बनना है, तो मम्मा ने एक एग्जाम्पल सेट किया है। चलिए फिलहाल इतना ही दीजिए।